आपने कभी सोचा कि क्यों अगर से कभी कोई बड़ा आर्टिस्ट, बड़ा एक्टर, बड़ा मॉडल या कोई बड़ा बहुत बड़ा आर्मी ऑफिसर या फिर नेवी या एयरफोर्स वाला बंदा नहीं नहीं निकला, कि हमारे वागड़ के बच्चों को ये सारी चीज़ें फ्री में नहीं मिल रही है, नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का वो बैकग्राउंड नहीं है और उनकी भी गलती नहीं है, उनके पेरेंट्स का तो उतना भी नहीं था। और जब भी आपको ख्वाब देखना हो ना, तो एक पैर रियलिटी में भी रखना पड़ेगा आपको। रिमेंबर वेर यू बिलोंग, वेर यू कम फ्रॉम। वो आपको हौसला भी देगा, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करेगा, ताकि हमारे यहाँ पे भी कल की डेट में बच्चा पैदा हो तो उसको हम लोग बोल सके कि यार तू जा, तू राइटर बन। मैं कैसे पता करूँ कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है? टैलेंट तो कुछ नहीं है भाई, बस छोटी सी एक चीज़ थी खुद के अंदर जो देखी। मैं यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ, आज बात कर रहा हूँ ना। आई एम 35 year old, nobody has like gave me any money to do this। तो मुझे लगा कि यार आई शुड डाई। Literally, I thought that one day there is no point in living this kind of life with this kind of disability। बस मुझे आप लोगों से एक बात ही बोलनी है। अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, टैलेंट वाला, कि सब बोलते हैं कि हमारे सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। मैं कैसे पता करूं कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है? क्या मेरे अंदर सच में कोई टैलेंट है या बस मैं ऐसा ही हूँ? और किसी को नहीं पता कि उनके अंदर क्या टैलेंट है, ठीक है। तो मेरे पास एक ना बहुत सिंपल सा टेक्निक है पता करने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम टैलेंट पता करने के साथ में ये है ना, कि जब हम लोग टैलेंट की बात करते हैं तो वी एक्चुअली लुक एट टैलेंट एक कंपैरिजन के पर्सपेक्टिव। हम लोग टैलेंट को देखते हैं, मतलब कि मैं अपना कंपैरिजन अपने दोस्त से करूंगा और मैं ये देखूंगा कि क्या मुझ में कुछ अलग है, तो वो मेरा टैलेंट है। लेकिन टैलेंट ऐसा नहीं होता है। टैलेंट ढूंढने का सीधा सा टैलेंट का मतलब ये है कि कोई एक चीज़ जो आप बाकी चीज़ों से बेटर कर रहे हो। लेट्स से मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ, मैं वॉलीबॉल भी खेलता हूँ, आ, मैं बैडमिंटन भी खेलता हूँ, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि आप सच में कौन से गेम के लिए टैलेंटेड, तो मैं बोलूँगा बैडमिंटन। क्योंकि मैं वो गेम्स दूसरे गेम्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर खेलता हूँ। मेरा जो फुटवर्क है, मेरा जो रिटर्न का स्टाइल है, मेरा बॉडी का जो मूवमेंट है, वो सारा का सारा मुझे लगता है कि बाकी गेम्स में जैसा होना चाहिए प्लेयर का, उसके कंपैरिजन मेरा बैडमिंटन के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो आप भी सेम चीज़ अपने लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आपको पेंटिंग भी आती है, आपको अगर पोइट्री आती है, आपको अगर स्केच बनाना आता है, आपको अगर कोडिंग आती है, आपको आपको अगर कुछ और आता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में कुछ आता है, तो आप ये देखो कि उन सारी चीज़ों में सबसे बेटर आपको क्या आता है। यही है आपका टैलेंट। अभी वो दूसरों के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा या बुरा है वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट आपके लिए तो वही है टैलेंट। सो दैट इज द सबसे। और हर बंदे के अंदर ये तो होगा ही सही कि वो 5 चीज़ों में एक चीज़ में सबसे अच्छा होगा, बाकी 4 चीज़ों में ठीक ठाक होगा, वो तो वही आपका टैलेंट। बहुत ईजी है, लेकिन आपने इसको कॉम्प्लिकेट क्यों करके रखा हुआ है? क्योंकि आप उसको ऐसा देखते हो कि यार जैसे आपको कुछ टैलेंट दिखा और आप बोलोगे कि यू नो यार, आपको लगता है कि यार इसमें तो कौन मुझे पैसे देगा। आई मीन यू लुक एट इट फ्रॉम योर इकोनॉमिकल स्टैंड पॉइंट, कि इससे मैं इसमें तो मुझे कौन क्या पे करेगा, कौन क्या पैसे देगा। तो आप क्या करोगे? आप उसको नेगलेक्ट कर दोगे, लेकिन आप उसको होल्ड करके रखोगे। जैसे मैं अपने दोस्त की हमेशा एग्जांपल देता हूँ, प्रमोद की। आप सब उसको जानते होगे, प्रमोद वागड़ी का भी, राइट। इतने साल से वो पोइट्री कर रहा था, ठीक है, किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, सबको ये लगा कि फालतू चीज़ें, वागड़ी कवि कविता से क्या होता है, ऑल ऑफ दैट, राइट। अब सडनली सोशल मीडिया आया और उसकी वागड़ी कविता चल गई वहाँ पे, और उसकी वजह से आज की डेट में उसको अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। देर आर मोर एंड मोर पीपल कमिंग टू हिज शॉप, जो उसका दुकान है कपड़े का, राइट। तो सडनली देखा कि आपने आपका टैलेंट बहुत ज़्यादा आपके लिए पैसे जनरेट कर रहा है। तो आपको कभी नहीं पता होगा कि क्या चीज़ आपके लिए काम करेगी। तो अगर आपके अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ भी कुछ है, तो उसको संभाल के रखिए, उसको नर्चर कीजिए, उसको थोड़ा सा उसको थोड़ा सा और स्ट्रेंथन कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए थोड़ा सा। आपको नहीं पता कल की डेट में क्या चीज़ काम आ जाए। अभी मेरे पास थोड़ा सा स्पीकिंग वाला चीज़ था, मैं कोडिंग भी करता हूँ, स्पीकिंग ये भी करता हूँ, मैं थोड़ा बहुत लिखता भी हूँ, लेकिन मैंने देखा कि स्पीकिंग इज समथिंग विच आई डू बेटर देन एवरीथिंग एल्स।
तो मैंने ये किया और अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी आज ये लग रहा है कि ठीक है पॉडकास्ट कर रहे हैं तो कर रहे हैं, क्या बड़ी बात है, 2-4 लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, थोड़ा बहुत चैनल मोनेटाइज हो गया, लेकिन क्या पता आपको कल की डेट में मैं किसी बड़े आदमी के साथ में पॉडकास्ट पे दिखूँ आपको, तब आप लोग बोलोगे कि यार ये आदमी सच में टैलेंटेड है। टैलेंट तो कुछ नहीं है भाई, बस छोटी सी एक चीज़ थी खुद के अंदर जो देखी और ये सोचा कि यार ये मैं थोड़ा अच्छे से करता हूँ, तो मैंने सोचा कि इसको और एक्सप्लोर करते हैं, देखता हूँ मैं इसमें और कितना आगे जा सकता हूँ। तो दैट इज़ वॉट टैलेंट इट इज़ वेरी स्मॉल थिंग। आपकी 4-5 चीज़ों में एक चीज़ वो आप और थोड़ी अच्छी से करते हो, वही टैलेंट है। उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको, मतलब आप ये बोलोगे कि सचिन तेंदुलकर वाला टैलेंट, वो ऐसा वाला टैलेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं। वो तो बहुत कम लोग हैं जिनके पास में ऐसा टैलेंट है, लेकिन हमको इतने बड़े टैलेंट की ज़रूरत नहीं है हमारी लाइफ के लिए। हमको छोटी सी एक चीज़ चाहिए जिसमें हम लोग बेटर हैं कंपेयर टू अदर थिंग्स, ठीक है। सो यू विल फाइंड इट, ट्रस्ट मी। अगर थोड़ा सा अपने आप को देखोगे ना, यू विल फाइंड इट। अब ये आइए कि सर टॉप 3 एडवाइजेस फॉर अस फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। भाई टॉप 3 को छोड़ो ना, बस मुझे आप लोगों से एक बात ही बोलनी है। ये जितने भी भागड़ के बच्चे हैं ना, जो थोड़ा बहुत जेंजी टाइप के हैं, जिनसे मुझे बहुत उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे हमारे रीजन के लिए, जिनके ख्वाब हैं, जिनके ड्रीम्स हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। टिपिकल 9 to 5 की जॉब में अपने आप को नहीं देख पाते वो लोग, ठीक है। आपके लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा मैसेज है। आपने कभी सोचा कि क्यों वागड़ से कभी कोई बड़ा आर्टिस्ट, बड़ा एक्टर, बड़ा मॉडल या फिर कोई बड़ा स्पोर्ट्समैन, या कोई बड़ा बहुत बड़ा आर्मी ऑफिसर या फिर नेवी या एयरफोर्स वाला बंदा नहीं निकला? आपने कभी सोचा इस बारे में क्यों नहीं निकला वो बंदा? क्योंकि अगर आप हमारी पिछली 2 जनरेशन्स को देखोगे ना, तो हम लोग बस सर्वाइवल पे जी रहे थे। लाइक मैं अपनी बात करूँ तो मेरे ग्रैंडफादर मिट्टी के मकान में रहते थे, ठीक है। उसके बाद में मेरे पापा ने पक्का मकान बनाया। उसके बाद में आई वॉज द फर्स्ट जनरेशन जिसको ना प्रोफेशनल डिग्री, लाइक कोर्सेज लाइक MBBS और इंजीनियरिंग, ये सब कुछ ऑफर हुआ। तो हम लोग बहुत आगे नहीं आए अभी भी। हमारे पास में कोई ऐसा बड़ा बैकअप वाला प्लान नहीं है, कोई बड़ा पैसा नहीं है। और ये सारे के सारे बाकी जो मैं आपको बता था, एक्टर, राइटर्स, पोइट, ये सब फिलोसॉफिकल बंदे होते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं वो। और फिलोसफी इंसान तब करता है जब उसका पेट भरा हो। तो हमारे पहले की जो जनरेशन थी उनके सामने तो ये प्रॉब्लम थी, उनको 3 टाइम का खाना ही नहीं मिल रहा था। हमारी पहली जनरेशन जिसके पास में 3 टाइप का खाना है, ऊपर रहने के लिए अच्छी सी छत है, खर्च करने के लिए पैसे हैं थोड़े बहुत, ये क्या बोलते हैं, अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, तो ये पहली जनरेशन है। लेकिन हम लोग अभी भी सर्वाइवल के मोड में ही हैं यार, ये हमारी हकीकत है। तो आपके बस ख्वाब देख लेने से या फिर पैशन वैशन करने से चीज़ें नहीं चेंज हो जाती। आपकी जनरेशन में कोई बंदा आएगा जो बहुत सारे पैसे कमाएगा, तो उसका बेटा जाके फिर कल एक पोइट या राइटर बन सकता है, या वो उतना फिलोसॉफिकल हो सकता है। ऐसा ही होता है जनरली। या फिर आप बहुत रेयर ऐसे बंदे निकल गए कि आपके घर में खाने के बाद इसके बाद में भी आपकी कविता चल रही है, वैसा होता नहीं है। तो मैं आपसे यही बोलना चाह रहा हूँ कि अपने बैकग्राउंड को समझो, और जब भी आपको ख्वाब देखना हो ना, तो एक पैर रियलिटी में भी रखना पड़ेगा आपको। क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपको लग रहा है ना आपके पेरेंट्स आपके पैशन को फंड करेंगे, उसके लिए पैसे देंगे, या आपके ड्रीम्स को पूरा करने के पैसे देंगे, वो नहीं देंगे। वो उतना ही करेंगे जो जितना उनके पास में पैसा है, ठीक है। और उनके साथ तो ये हुआ कि हमारे हमारे बहुतों के पेरेंट्स अपना पूरा एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि उनको अपने घर के लिए कमाने जाना पड़ा बहुत ही कम उम्र में। तो अपनी हकीकत को समझो। सपने देखना बुरा नहीं है, लेकिन हकीकत में रह के आप सपनों को अचीव करने की कोशिश करो। आ, हमें अब अभी किसी बिहार या यूपी का एग्जांपल आप लोगे ना, तो देखोगे वहाँ पे बच्चों को ना ट्रेन में पानी की बोतल बेचनी पड़ रही है। ट्रेन में
गुटखा बेच रहे हैं बच्चे, या कोई भीख मांग रहा है, या फिर कोई कुछ और छोटा मोटा काम कर रहा है, राइट। कोई किसी ताजमहल जाओगे तो कोई वहाँ पे गाइड बन के घूम रहा है। आपको क्या लगता है आपको, लेकिन भागड़ के बच्चों को ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने ऐसा उनके लिए एक क्या बोलते हैं उसको, एक सिक्योर जोन क्रिएट किया है। और वो कैसे क्रिएट हुआ है? क्या उनके पास में बहुत सारे पैसे हैं? नहीं, उनके पास में बिल्कुल पैसे नहीं है। क्या उनके पास में बहुत अच्छी सैलरीज थी? बिल्कुल नहीं थी। उन लोगों ने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, जितना पैसा उन लोगों ने कमाया। मेरे पेरेंट्स कभी भी रेस्टोरेंट में नहीं गए थे जब तक मैं उनको लेके नहीं गया था। उन लोगों ने कभी कहीं बड़ी डेस्टिनेशन पर ट्रैवल नहीं किया, बहुत महंगे कपड़े नहीं पहने कभी भी, बहुत फ्रिक्वेंटली कपड़े नहीं चाहिए, नए कपड़े लेके नहीं आए। जो भी सेक्रीफाइस हो सकता था सब कुछ ही किया ताकि हम लोग अच्छा एजुकेशन ले पाए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमारा वागड़ बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, इतने बहुत सारे पैसे हमारे पास में अभी नहीं आए। आए हैं 10% के पास में, लेकिन 90% तो अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। और इस मोमेंट पे जाके आप अगर मतलब यू नो आलसीपन की बात करोगे, आप कमज़ोरी की बात करोगे, तो कैसे जाएगी तुम्हारी जनरेशन आगे? हमारी जनरेशन है जिसको सारे के सारे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिली है उनका यूज़ करना है और कुछ बड़ा करके दिखाना है, ताकि हमारे यहाँ पे भी कल की डेट में बच्चा पैदा हो तो उसको हम लोग बोल सके कि यार तू जा और तू राइटर बन, तू नहीं पैसा कमाएगा तो भी मैंने इतना कमाया है कि तू आराम से अपना जीवन निकाल सकता है। उसके लिए एक सेफ्टी जोन, आपको सेफ्टी नेट आपको बनानी पड़ेगी, तब जाके ही आप अपने बच्चों को बोल पाओगे कि गो एंड चेज योर ड्रीम्स। जिसके पास में अगर वो नहीं कमाए तो एक महीना या 2 महीने उसको घर नहीं चल सकता, वो क्या सपने देखेगा आप मुझे बताओ? वो क्या एक्टर बनेगा और वो क्या ही बनेगा? कैसे अपने अपने पैशन को फंड करेगा वो बंदा? तो अंडरस्टैंड दिस लिमिट्स, अंडरस्टैंड वेयर यू बिलोंग, अंडरस्टैंड योर रियलिटी, एंड देन चेज ड्रीम्स। और और सपने पूरे करने की कोई एज नहीं होती। मैं यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ, आज बात कर रहा हूँ ना, आई एम 35 ईयर ओल्ड। इस दिसंबर में आई वुड बी 36। इतना आसानी से नहीं आया है। ये शोर का माइक, ये जो लाइट, ये कैमरा आप सब जो देख रहे हो, सब में पैसे लगे हैं और सारे के सारे पैसे मैंने खुद कमाए, मेरे पिताजी ने ये फंड नहीं किया है। नोबडी हैज़ लाइक गिव मी एनी मनी टू डू दिस। और मैंने सारा का सारा अपना पैसा आ, खुद से कमाया, और जो भी घर की ज़रूरत है सारी पूरी की, इसके बाद मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, तो ये फ्री में नहीं मिलता है आपको। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि हमारे वागड़ के बच्चों को ये सारी चीज़ें फ्री में नहीं मिल रही है, नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का वो बैकग्राउंड नहीं है, और उनकी भी गलती नहीं है, उनके पेरेंट्स का तो उतना भी नहीं था। सो अंडरस्टैंड दिस, वी हैव टू वर्क हार्ड, जो भी हमारे पास में है। अगर गवर्नमेंट जॉब लेने की बात हो रही है टू गेट सिक्योर, टेक इट मैन। एक बार ले ली, उसके बाद में फिर देखो कि अब अपना अपना सपना कैसे पूरा करना है। ले लो, क्या हो जाएगा? क्यों हम लोग मेहनत करने से डर रहे हैं? हम लोग क्यों ऐसा करियर चाहते हैं जिसमें हमको काम ना करना पड़े? सब लोग अभी जॉब ले रहे हैं, वो ये सोच के ले रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, हमको काम नहीं करना पड़ेगा। क्या हो गया अगर थोड़ा सा काम कर लिया तो यार? अगर ज़िंदगी में 10-15 साल अगर मेहनत कर ली तो क्या हो जाएगा यार? 50-60-70 साल की लाइफ होती है। 15 साल अगर डिसिप्लिन में काम करके देख लिया, थोड़े पैसे कमा लिए, तो क्या उखड़ जाएगा हम लोगों का? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ता है कि हम लोग 10-15 साल आराम से दबा के मेहनत नहीं कर सकते यार? हमारे पेरेंट्स लोग 50-50 साल से करते आ रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं कर सकते 10 साल काम? और हम लोग अगर नहीं करेंगे तो हम क्या अपने बच्चों को सिखाएंगे? एक इंग्लिश में कहावत है ना कि बुरा समय होता है तो एकदम तगड़े आदमी पैदा करता है, वो टाइम होता है वो। और जब तगड़े आदमी आते हैं तो वो एक अच्छा टाइम लेके आते हैं, अच्छा टाइम बनाते हैं। और जब अच्छा टाइम बनता है तब तो दोबारा कमज़ोर आदमी पैदा होता है। सो प्लीज़, हार्ड वर्क से मत भागिए। थोड़ी मेहनत कर लेंगे, नहीं चला जाएगा कुछ भी। वर्क हार्ड मैन। 15 साल में नहीं मर जाएंगे। मैं भी कर रहा हूँ 15 साल से काम, कर सकते हैं आराम से। और अगर अपने पसंद का काम करने को मिले तो और अच्छा। और मैं ये सब पॉडकास्ट वगैरह सब कुछ इसीलिए कर रहा हूँ कि 15 साल अगर 20 साल मेहनत करनी है तो क्यों नहीं अपने पसंद के काम में करें, ताकि वो मेहनत मेहनत ना लगे। अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, जबकि रात के 10 बज गई हैं। आज दिन भर ऑफिस का काम किया है, उसके बाद बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी रात के 10 बजे। मैं चाहता हूँ तो अभी टीवी देख सकता हूँ, मैं चाहता हूँ तो अपनी वाइफ के साथ में टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे बैठा वीडियो बना रहा हूँ। मेहनत से हम लोग मर नहीं जाएंगे।
थोड़ा काम कर लेंगे तो मर नहीं जाएंगे. सो दिस इज़ माई एडवाइस टू यू गाइज. एक ही है, रिमेंबर वेर यू बिलोंग, वेर यू कम फ्रॉम. वो आपको हौसला भी देगा, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करेगा. और अब एक लास्ट टॉपिक है, बहुत ही क्रूशियल है. बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सुसाइड्स के बारे में, कि भैया आजकल इतने सुसाइड हो रहे हैं तो कैसे रोका जाए, क्यों हो रहे हैं, स्पेशली यंग जनरेशन कर रही है. बहुत ही सीरियस कंसर्न है, नहीं करनी चाहिए. इतने अच्छे टाइम में भी कोई सुसाइड कर रहा है तो. लेकिन अगर हम लोग देखें इसको थोड़ा थोड़ा इसके अंदर जाए हम लोग चीज़ के, कोई इंसान सुसाइड तब करता है जब उसको ज़िंदगी में बहुत ही गहरी निराशा हो जाती है, जिसको बोलते हैं हेल्पलेसनेस. और क्यों होती है किसी भी बंदे को हेल्पलेसनेस? जब उसको लगता है कि उसके सामने कोई प्रॉब्लम है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, और तभी जाके बंदा सुसाइड करता है, कमिट करता है बेसिकली. मेरे पास एक खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे साथ शेयर करना चाहता हूँ. जब भी आपके अंदर ये थॉट आता है, या फिर बहुत ज़्यादा तरीके एकदम भारी होके ये थॉट आता है कि यार सुसाइड इज़ द ओनली वे, अपने आप को बस एक चीज़ याद दिलाना, दैट आर यू श्योर देर इज़ नो सोल्यूशन. सच में आर यू रियली रियली श्योर कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है? अगर आप सुसाइड इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको आपकी पसंद की लड़की या लड़के से शादी करने के लिए नहीं मिल रही है, या फिर उससे आपका ब्रेकअप हो गया है, तो आर यू रियली रियली श्योर कि जो करने जा रहे हो दैट्स द बेस्ट थिंग? क्या पता इसके बाद में आपकी लाइफ में कोई और अच्छी लड़की आ जाए, या आपके मरने के बाद में जिससे आप नहीं कर पाए वो इसके लाइफ में कोई और आ जाए और वो बहुत मज़े से अपनी ज़िंदगी जिए, और आपको ऊपर जाके बड़ा सा गिल्ट फील हो. अगर आप जॉब के चक्कर में या फिर शादी के चक्कर में सब चीज़ें कर रहे हो ना, मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ. वॉट रियली हैपन विथ मी. जब मैं स्कूल में था 10th स्टैंडर्ड में, तो एक दिन मैं मुझे कुछ पूछा मेरे इंग्लिश के टीचर ने. कोई सवाल था क्लास में, बच्चों से सबसे पूछा था. मैंने बोला मुझे आता है. आई रेज माई हैंड, आई स्टूड अप. मैंने उस सवाल का जवाब दिया. उसके बाद में मैं बैठ गया. तो जब मैं बैठा उसके बाद में मेरे टीचर ने मुझे बोला कि प्रदीप, तुम्हारी आवाज़ बदल गई है, तुम्हारी आवाज़ में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आई थिंक यू शुड गो एंड कंसल्ट द डॉक्टर. तो उस टाइम मैंने बहुत लाइटली लिया. लेकिन फिर मैंने देखा कि ये फीडबैक मुझे ना 2 3 4 लोगों ने दिया. वो एक टाइम होता ना आपका, जब लड़कों में वो जो लड़कों वाली बातें आने लगती हैं, मूछे मूछे दाढ़ी वाड़ी, और ये सब आवाज़ भारी होने लगती है, ऑल ऑफ दैट. तो उस टाइम पे मेरे साथ कुछ ऐसी गड़बड़ हुई कि मेरी आवाज़ भारी होने की बजाय पतली हो गई. और ये आप जो मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हो वो बहुत बात की है. उस टाइम पे मेरी आवाज़ ऐसी आती थी कि आप एक लड़का लड़की की आवाज़ में बात कर रहा है. और बहुत ही फ़नी लगता था वो जब मैं बोलता था. ठीक है. और उसके लिए मुझे बहुत लोगों ने बहुत मेरी टांग खींची, बहुत तंग किया मुझे. मेरे घर वालों के पास में गया मैंने बोला कि ऐसे ऐसे है, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं. तो पापा ने बोला कि ठीक है डॉक्टर के पास में चलते हैं. अब डॉक्टर के पास में ले गए. कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर था, ईएनटी वाला उस टाइम पे. उसके पास में गए तो उसके हिसाब से तो मतलब प्रॉब्लम, मतलब क्या होती है कि आदमी मर रहा है तो प्रॉब्लम है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. ऊपर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाने के लिए गए थे, तो वो आदमी ऐसे ही हमको देखना नहीं चाहता था. उसके क्लिनिक पे जाते तो शायद और थोड़ा अटेंशन दे देता. गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर आपको पता ही है. तो उसने सीरियसली लिया नहीं मैटर को, और ऐसे कुछ फालतू सी मेडिसिन दे दी. अब उसने सीरियसली नहीं लिया तो पापा ने भी नहीं लिया, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया कि इट्स नॉट अ बिग डील, होती है तो क्या हो गया, ऐसी है आवाज़ तो है, उसमें क्या करना पड़ता है. तो घर वालों ने भी सीरियसली नहीं लिया. लेकिन मुझे रेगुलर बेस पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था एवरी डे टू गो टू स्कूल. और क्लास में ना जब अटेंडेंस होती है, तो आपका जब रोल नंबर आता बोलता है यस सर, तो जब मैं यस सर बोलता ना पूरी क्लास हंसती थी. तो ये 11th में चला, 12th में चला,
उसके बाद में लोग जब भी कोई नया बंदा मिलता मुझसे बात करता बोलता अरे तेरी आवाज़ को क्या हुआ, अरे तेरी आवाज़ ऐसी कैसी, अरे तेरी आवाज़ ये, तेरी आवाज़ वो। एंड ऑन अदर टाइम्स लाइक बच्चे होते हैं, नो दे विल पुल योर लेग, आपका मजाक उड़ाएंगे, ये वो ऐसा वैसा सब कुछ। तो ये सब चल रहा था। फिर मेरा मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ, मैं जयपुर गया। और उसके बाद में सेम प्रॉब्लम वहाँ पे भी चालू हो गई कॉलेज में। उस टाइम पे रैगिंग वैगिंग भी चलती थी इंजीनियरिंग में। तो वहाँ पे लोगों ने और ज़्यादा मज़े लेने चालू कर दिए। तो उस टाइम पे ना थोड़ा 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 मुझे ना, क्योंकि वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि जयपुर में बस में भी मैं जब बहुत ज़्यादा शोर वाली बस में, आई वॉज नॉट एबल टू से कि मुझे यहाँ जाना है या मुझे यहाँ का टिकट दो। तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं मतलब एक डिसेबिलिटी वाली फीलिंग आने लग गई थी मुझे अपने साथ में, कि मतलब जैसे तुम्हारे किसी ने एक हाथ काट दिया हो और किसी ने एक पैर काट दिया हो, तो तुम आँख से अंधे हो, उस टाइप का, कि मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। कुछ अच्छा या कुछ बड़े स्टेज पे जाके बोलना तो छोड़ दो, बट मैं छोटे छोटे रोज़मर्रा के काम भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं। इट वॉज वेरी वेरी डार्क टाइम ऑफ हर लाइफ। बहुत सालों तक ये चला, फर्स्ट ईयर में चला, सेकेंड ईयर में चला, थर्ड ईयर में चलता रहा। और जब थर्ड ईयर ख़त्म होने लग गया ना, तब तक मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुका था बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि फोर्थ ईयर में हमारे ना वाइवाज वगैरह, प्रेजेंटेशन, डेमोज वगैरह सब कुछ होने थे लास्ट ईयर में। और उसके बाद मैं आई न्यू कि मुझे जॉब के लिए बाहर अप्लाई करना है, तो प्राइवेट सेक्टर में इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। तो मैं अगर अपनी आवाज़ को लेकर कॉन्फिडेंट ही नहीं हूँ तो मैं क्या बात करूँगा, मैं क्या प्रेजेंटेशन दूंगा, मैं मीटिंग्स में क्या बोलूँगा, मैं इंटरव्यूज़ में क्या बोलूँगा। और इट वॉज जस्ट टेकिंग ओवर मी। और कोई ऐसा था भी नहीं जिससे मैं सारी चीज़ें शेयर कर पाऊँ, बिकॉज नो बडी वुड अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम मेरे लिए इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी थी। पेरेंट्स ने भी नहीं समझा इस बात को, क्योंकि वो भी इतना ज़्यादा इस प्रॉब्लम को नहीं समझ पाए वो। तो मुझे लगा कि यार आई शुड डाई। लिटरली आई थॉट दैट वन डे। क्योंकि उस दिन ऐसा कुछ हुआ था कि मतलब किसी ने बहुत बुरी तरीके से मेरा मजाक उड़ाया था, ना आई वाज फीलिंग सो बैड अबाउट इट। तो आई वाज लाइक रियली उस जोन में आ गया था मैंने, आई शुड जस्ट कमिट सुसाइड, देयर इज नो पॉइंट इन लिविंग दिस काइंड ऑफ लाइफ विद दिस काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। ऐसा मैं सोच ही रहा था। और मेरे कॉलेज से मैं निकला और बस में बैठा और मैं आ ही रहा था। फिर वहाँ पे कॉलेज पे जिस बस में बैठ के मैं आ रहा था ना, तो उसके बस के जो मिरर होता है उसके ऊपर ना बहुत सारे स्टिकर्स लगे होते हैं। लाइक वो टेम्पलेट जो पैम्पलेट लगे होते हैं, वो जो जिसमें आप एडवर्टीजमेंट वाले जो होते हैं फॉर डिफरेंट डॉक्टर्स एंड दिस एंड दैट, जो भी एडवर्टीजमेंट होते हैं। तो वहाँ पे एक मेरे सामने लिखा था, उस पर लिखा था कि यू नो फॉर स्पीच एंड हियरिंग इश्यूज कॉन्टैक्ट हियर, और नीचे डॉक्टर का नाम और एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। सुनने और आवाज़ संबंधी समस्याओं के लिए यहाँ संपर्क करें। आपने भी देखा होगा बहुत सी ऐसे ऐड। तो मैंने देखा, आई जस्ट नोट डाउन द नंबर। और मैंने घर पे जाके उस बंदे को कॉल किया, डॉक्टर को। तो उस बंदे ने उठाया, मैंने बोला ऐसे ऐसे दिक्कत है, आई वांट टू मीट। तो उसने बोला कि ठीक है आप कल आ जाओ। उसने एड्रेस दिया, जयपुर में उसका क्लिनिक था। और फिर आ, उसका फ़ीस था, उसने बोला कि कुछ 3000 रुपीज़ उस टाइम पे उसका। अब 3000 रुपीज़ वॉज माई लाइक होल मंथ पॉकेट मनी दैट टाइम व्हेन आई वाज इन कॉलेज जयपुर में। तो मैंने पापा को फ़ोन किया कि पापा ऐसा ऐसा है, और यू नो मैं जाना चाहता हूँ, डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ। तो पापा ने उस टाइम पे ये बोला कि अरे यार कौन, ऐसा आवाज़ कहाँ ठीक होती है, किसने बोल दिया तुझे, वो तेरे से पैसे ले लेगा, पैसे खोट लेगा, और कोई इलाज विलाज होता नहीं इन चीज़ों का। एंड ही जस्ट नेग्लेक्टेड दैट। तो फिर मैंने बोला कि आई नीड, आई वांट टू गो। ठीक है, पैसा नहीं होगा तो मैं कुछ, उस टाइम में मैं ट्यूशन्स वगैरह भी पढ़ाता था। तो मैंने बोला कि ट्यूशन पढ़ा के ना पे कर देंगे, किसी से ले लेता हूँ। देन आई कॉल्ड समबडी, और किसी से मैंने पैसे उधार लिए। और फिर मैं गया और मैं डॉक्टर से मिला। और डॉक्टर ने मुझे बोला कि प्रदीप, आप ना यहाँ पे ऐसे उंगूठा रखो, यहाँ पे पुट योर थंब हियर एंड से समथिंग। तो जैसे मैंने हाथ रखा और मैं बोला, तो मेरी ना भारी आवाज़ आई। तो उसने बोला दैट इज़ अ रियल वॉइस। एंड 3 दिन बाद ये निकलेगी आपके मुंह से आवाज़, ऐसी निकलेगी। और ये आप जो बोल रहे हो ना पतली आवाज़ में, वो आपको सुनाई नहीं देगी उसके बाद में। आई कुड नॉट बिलीव इट, सीरियसली। मैंने बोला कि यार ये आदमी बेवकूफ़ बना रहा है। और उसने मुझे बोला कि बस आप अंदर जाओ, उसके पास में एक छोटा सा कैबिन था, उसमें जाओ, वहाँ पे कुछ डिवाइस लगा होता। उसने बोला कि बस यहाँ पे ना हाथ रख के ना आपको बोलना है, बस जोर जोर से न्यूज़पेपर पढ़ना है या मैगजीन पढ़ना है।
तो मैंने वो किया, मैं बाहर आया आधा घंटा करने के बाद। उसने बोला कि, मैंने बोला कुछ सर्जरी ऑपरेशन? बोले कुछ नहीं, बस ये प्रैक्टिस है छोटी सी, कर तो घर पे जाके करो जितना कर सकते हो, कल फिर आना। मैं घर पे गया, मैंने यहाँ पे थंब लगाया और मैं बस पेपर पढ़ने लग गया। और 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बस पढ़ ही रहा हूँ, पढ़ ही रहा हूँ, पढ़ ही रहा हूँ, वो आवाज़ आ ही रही है, आ ही रही है, आ ही रही है। फिर उसके पास में गया, उसने भी वहाँ पे जाके फिर वही एक्सरसाइज कराई, फिर घर पे आया। तीसरे दिन ऐसा हो गया था ना कि तीसरे दिन मेरे मुंह से दो आवाज़ निकल रही थी, कभी भारी कभी पतली, कभी भारी कभी पतली। और फिर तीसरे दिन बाद जब मैं उसके पास में गया ना, उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस करके बाहर निकला, तो मेरी ये वाली आवाज़ जो अभी सुन रहे हो, ये वाली आवाज़ आ रही थी। एंड देन मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया, सबको फ़ोन किया, नो बडी कुड बिलीव कि मैं बोल रहा हूँ। एवरीबडी वॉज लाइक, ये किसका है, ये प्रदीप का फ़ोन है, एंड वाई यू आर टॉकिंग एंड ऑल ऑफ दैट। सब लोग गाली दे रहे हैं, सब लोग कि किस मोबाइल ले लिया इसका, ये किया वो किया। एंड नो बडी कुड रियली बिलीव कि ये सच में मेरी आवाज़ ठीक हो गई है। उसके बाद मैंने जो उत्पात मचाया है, कॉलेज में, हर जगह पे, ऑफिस में, जॉब लगने के बाद में भी। बट दैट डे आई रियलाइज वन थिंग कि यार, कभी कभी हमको लगता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन मे बी हम लोगों ने पूरा सही तरीके से उसका सोल्यूशन ढूंढा नहीं है। मे बी द सोल्यूशन इज जस्ट नेक्स्ट डोर। और ये इतनी छोटी सी चीज़ थी, अगर वो गूगल होता उस टाइम पे, हम लोग गूगल यूज़ करना जानते, तो आज की मैं वो जो मैं 3-4 साल अपने ख़राब किए स्कूल के कॉलेज के, शायद मैं वो भी बचा लेता। मैं ऐसे किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास में जाता और अपनी आवाज़ ठीक करा लेता, लेकिन हमको पता ही नहीं था कि सोल्यूशन है। किसी ने ढूंढा ही नहीं, क्योंकि मेरे उस पूरे एरिया में किसी को प्रॉब्लम थी ही नहीं, तो किसी को पता ही नहीं था कि ऐसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी होते हैं। तो वो चीज़ ना मुझे, मेरे दिमाग में ना उस बहुत बड़ी लर्निंग दिखी गई वो मुझे, ये जो पूरा इंसिडेंट था मेरे लाइफ का, कि यार प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, सोल्यूशन रहता है उसका। इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट लुकिंग एट, वी आर नॉट ट्राइंग हार्ड टू फाइंड इट। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी थॉट आ रहा है, तो आस्क योर सेल्फ, सुसाइड करने से पहले या उसके बारे में सोचने से पहले, कि क्या भाई मैंने अपना पूरा रिसर्च कंप्लीट कर लिया है? क्या सच में इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है? सच में मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। और कभी कभी हमको टाइम से ही वो सोल्यूशन मिलता है। सो दिस इज़ जस्ट माई टेक ऑन दिस प्रॉब्लम। अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि जो लोग, जिन लोगों ने सुसाइड किया, उन लोगों ने क्यों सुसाइड किया, उनके उनके साथ क्या हो रहा था। आई रियली सिंपैथाइज विद देम, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं है। लोग जितना लाइटली लेते हैं ना इसको, कि अरे मर गया छोड़ो, अरे मर गई छोड़ो, क्या हो जाएगा, ये आजकल के बच्चे ऐसे तैसे। ऐसा नहीं है भाई, मरना इज़ वेरी टफ। उसके साथ उसके बारे में सुनते ही फट जाती है अपनी, तो करने की बात तो बहुत दूर है। कोई मरना नहीं चाहता है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू लिव हैप्पी एंड लाइक लिव लाइक 200-2000 ईयर्स। तो कोई मर रहा है तो उसके साथ में सच में कुछ बहुत ही बुरा हुआ होगा। लेकिन आई थिंक मरना इज़ नॉट द सोल्यूशन, कितना भी बुरा हुआ हो। देर इज़ ऑलवेज समथिंग दैट इज़ देयर इन लाइफ फॉर यू टू लिव। एंड अगर किसी बड़ी प्रॉब्लम की वजह से आप सोच रहे हो ऐसा कुछ, तो रिमेंबर माय वर्ड्स कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। मे बी यू हैव नॉट लुक्ड एट, you have not tried hard enough to find the solution. So guys, with that note, I want to really wrap up our today's episode. I don't know how long it is. There are so many still questions are there which are not answered right now. उसके बारे में फिर से कोई, मेरे बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। हाउ डू आई बैलेंस माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, एंड माई यूट्यूब जर्नी, एंड सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर, जो किसी और टाइम पे बैठ के उनके बारे में बात करेंगे। बट वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू एट द एंड ऑफ दिस एपिसोड, ये पूरा कंटेंट मैं बना रहा हूँ, यू नो, फॉर द पीपल फ्रॉम लाइक 18 to 35 years of age। उनके ऊपर वालों को मैं ज्ञान दे नहीं सकता, क्योंकि दैट इज़ आउट ऑफ माई कैपेसिटी। जो चीज़ें मैंने देखी नहीं उनके बारे में ज्ञान देना, इट वुड बी काइंड ऑफ यू नो नॉट राइट। ये ज़िंदगी मैंने जी है, 18 से 35 साल की लाइफ में क्या होता है, आई हैव माई ओन एक्सपीरियंसेस। और मैंने सिर्फ ज़िंदगी जी नहीं है, मैंने ज़िंदगी को बहुत अलग तरीके से देखा है। आई मीन दैट इज़ व्हाट स्पेशल अबाउट मी, दैट आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट लुकिंग एट थिंग्स। और उससे मेरे को जो भी सीखा है मैंने, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, या फिर जो भी मैंने पढ़ा है, या फिर जो भी मैंने सीखा है, जो भी आसपास के लोगों से सीखा है, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू एंड ट्राइंग टू हेल्प यू आउट इन योर जर्नी। तो अगर आप इस एज ग्रुप में आते हो, 18 या 15 से 35 के वाले एज ग्रुप में, तो प्लीज़ फॉलो दिस चैनल। मेरा पूरा काम ही यही है कि दिस इज़ व्हाट माय मिशन इज़ टू गेट एज मच एज क्लैरिटी इन योर लाइफ अबाउट करियर,
मनी, एजुकेशन एंड ऑल ऑफ दैट। और मैं आपके लिए कंटेंट बनाना चाहता हूँ। आई लव डूइंग दिस। उसके ऊपर वालों के लिए कंटेंट बनाना थोड़ा सा बोरिंग भी है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बहुत सारा डिसीजन अपनी लाइफ में उनकी मान्यताओं के हिसाब से ले चुके हैं, और उनको मैं जाके कुछ और नया बताऊंगा तो उनको, आई डोंट वांट टू ब्रेक देयर बिलीफ सिस्टम। तो आई थिंक ये जो एज ग्रुप है मुझे बहुत सही लगता है, मुझे उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे उनके बारे में, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना काफ़ी अच्छा लगता है। So if you're into that age group and looking for clarity in life, watch this channel, subscribe this channel, and I'll give you the best content in the world. Trust me, best content, like much better than what Raj Shamani and these other guys are doing, because I have the real life experiences. मैं ऐसी जगह से बाहर निकला हूँ जहाँ पे सच में बहुत सालों तक लाइफ एक छोटे से गाँव में निकल गई थी. So I have seen that life also, and I have seen the other side of life, which is corporate life, city life, hi-fi life. So I have the like this real experience of these two lives, which are very different, and it has their own challenges. So I can tell you that how you can start from here and reach there. और सबसे important बात, that how to do that without compromising on our happiness. सबसे बड़ी important चीज़ तो ये है. अगर कुछ बन भी गया लाइफ में, लेकिन अगर मज़ा नहीं आया उसमें, तो कुछ फ़ायदा नहीं है उसका. So with having said that, guys, I'll see you in the next video. If you like my video, please subscribe the channel and share your comment. यार क्या लगता है आपको, हम जो ये कंटेंट लेके आ रहे हैं उसके बारे में क्या लगता है आपको, किस टाइप का कंटेंट आप लोग चाहते हैं हमसे, प्लीज़ बताइए. अगर जब तक आप लोग फीडबैक नहीं दोगे, हमको पता नहीं चलेगा कि किस टाइप का कंटेंट लेके आना है. मेरे दिमाग में भले 8-10 प्रॉब्लम्स घूम रही है जिसके बारे में मुझे बात करना, लेकिन हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और प्रॉब्लम्स हो जिसको जो सबके साथ हो रहा है, और आई शुड एड्रेस दैट, राइट. सो share as much as you can in our comment section, and I'll see you in the next video with some other guest or maybe myself. So I'll see you in the next video, guys. I love you. Bye bye. Good night.